मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम बात करेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अमीबा के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा क्लासिफिकेशन क्या है अमीबा की, लेकिन आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अमीबा क्या होता है और किसे कहते हैं, किस टाइप का होता है, क्या क्या इसके अंतर्गत फंक्शन होते हैं, उन छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग अमीबा को समझते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एलटी की परीक्षा में अमीबा प्रोटोजोआ से संबंधित जो आपका एक चैप्टर है वहाँ से एक प्रश्न निर्धारित होता है और आता भी है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे की तरफ एक एक पॉइंट करके। और इसके अगर पहले वाला जो आपने अगर नहीं वीडियो देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आप प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं वहाँ को आप देख ले सकते हैं। और इस चैनल को मंगलम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट आप लोग नहीं करें, वीडियो देखा जा रहा है लेकिन कमेंट नहीं हो रहा है, तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो तब तक कैसे कोई चीज़ क्लियर होगी और समझ में आएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं अमीबा क्या होता है। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा को सबसे पहले अमीबा का जो मतलब होता है इसे हम क्या कहते हैं, चेंज द शेप। ये अपने बॉडी को क्या कर लेता है, खुद ही परिवर्तित कर लेता है। क्या कर लेता है, खुद ही परिवर्तित कर लेता है। इसे लिटिल प्रोटियस भी कहा गया। क्या कहा गया, लिटिल प्रोटियस कहा गया। मतलब एक ऐसी प्रजाति जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी होती है। इसकी खोज सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था रसेल हाफ के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, रसेल वान और रसेल हाफ के द्वारा 1755 में 1755 में इसकी खोज रसेल वान रसेल हाफ के द्वारा किया गया था। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि इसे मिथिकल सी गॉड का मतलब भी होता है जो अपनी बॉडी को सेव कर ले। मतलब ये कि इसमें कुछ जादुई तरीके का होता है। क्या होता है, जादू तरीके का होता है। कि जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि भगवान जो हैं उनका वो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपनी शरीर की संरचना को चेंज कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ये अमीबा भी है। ये भी क्या करता है, अपने शरीर की संरचना को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी आपने देखा होगा कि कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो अपनी शरीर की संरचना को चेंज कर पाए स्वतः ही। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ तक कि बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई, कुछ भी हम पढ़े हैं, लेकिन कोई अपनी शरीर की संरचना को नहीं चेंज कर पाता। हाँ, लेकिन माइकोप्लाज्मा अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा सेल वॉल न होने की वजह से वो भी अपने शरीर को परिवर्तित कर लेता है। चलिए यहाँ तक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अमीबा का मतलब क्या कहते हैं, जो अपनी शरीर की संरचना को चेंज कर ले। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। कुछ इसके और प्रजातियों हैं जिसके बारे में देखा गया। अमीबा रेडियोसा, ध्यान दीजिएगा, अमीबा रेडियोसा। और इसके बाद अमीबा डिस्क्वायर्स भी है, ठीक है। इसके बाद वेरिनोकोसा भी है। ये तीन ऐसी प्रजातियां हैं जो अमीबा के अलावा मिलती तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका जिक्र अभी तक किया गया है। चलिए हैबिट की बात करें, इनका आवास कहाँ होता है, रहते कहाँ हैं, किस तरीके से इनका रहन सहन होता है। तो फ्रेश वाटर में, एक ऐसा वाटर जिसमें शुद्ध हो, वहाँ पे रहते हैं। मेराइन वाटर में भी, समुद्री वाटर में भी उपस्थिति होती है। और मोइस्ट सॉइल, एक ऐसा सॉइल जहाँ पे नमी होती है, वहाँ भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। चलिए
उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। फीडिंग की बात करें, फीड का मतलब ये खाते पीते क्या है भाई, तो ये सबसे पहले अगर खाने पीने की बात करें तो ये एल्गी और फंजाई, एल्गी के साथ साथ फंजाई और फंजाई के साथ साथ एक कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया, इन सभी के क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। चलिए और एक चीज़ और बता दें कि ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई कैसे होगा, अपनी संख्या, इनकी प्रक्रिया कैसे होगी, माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। मतलब 1 से 2, 2 से इससे क्या होगा 4 होगा, और इसी 4 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को रेगुलर ये क्या करते हैं भाई, बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो अमीबा की बात। और हम लोग थोड़ा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या है वो पॉइंट थोड़ा सा एक एक देखते हैं। सबसे पहले एक आपने सुना होगा कि चाहे कोई भी बुक हो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि इनका जो संवर्धन किया गया था, जो कल्चर किया गया था, हे इन्फ्यूज़न मेथड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हे इन्फ्यूज़न मेथड के द्वारा। मैं ब्लैक इस डिजिटल बोर्ड के साथ थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हे इन्फ्यूजन मेथड क्या होता है, इसको अभी तक हम केवल जानते हैं कि सर जी अमीबा में हे इन्फ्यूजन मेथड क्या होता है। तो उसको बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्यूजन मेथड में, ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन लीफ लेते हैं, क्या लेते हैं, ड्राई क्लीन लीफ लेते हैं। एक सूखी ये लीफ होती है और ये कैसी होती है, ड्राई रहती है, ठीक है। या इसके साथ हम लोग वीट भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वीट भी ले सकते हैं, या बनाना के पिल्स भी ले सकते हैं, जिसमें छिलका होता है, केले का जो छिलका होता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं, वीट का भी और ड्राई क्लीन का। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको गर्म करके उबालते हैं। क्या करते हैं, उबालते हैं, और जैसे ही यह उबल जाता है, इस उबले हुए को क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम ओपन करते हैं। और जैसे ही ओपन करते हैं तो ये से 2 से लेके 3 दिन के अंतर्गत इसमें क्या मिलता है, बैक्टीरिया मिलता है। क्या मिलता है, बैक्टीरिया की मात्रा इसमें 2 से 3 दिन में मिल जाती है, जो कि ग्रो करता है। और यह ग्रो करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, यह ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, जो हाफ रोटेड लीफ होती है, मतलब जो हल्की फुल्की सड़ी पत्तियां होती हैं, उनको हम लेते हैं और उनको लेके हम क्या करते हैं, वाश करते हैं। क्या करते हैं, वाश करते हैं। और जैसे ही वाश करने के बाद उसी कंटेनर में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं। इनका जो डे होता है 5 से 6 के दिन के अंतर्गत ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और जब बाद में देखा गया, जो कंप्लीट होने के 5 से 6 के दिन के बाद यह प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होती है, इस कंप्लीटली प्रक्रिया में अमीबा बनता है। क्या बनता है, अमीबा बनता है। क्या बनता है, अमीबा बनता है। और जब इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो वहाँ पे ये देखा गया कि एक अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। चलिए थोड़ा सा अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते लेते हैं। ये अमीबा का बाहरी स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हैं ना, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम अमीबा कहते हैं। अमीबा की ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड भी कहते हैं। और इसके जो अंदर वाला यहाँ पे ये वाला पोर्शन होता है, साइटोप्लाज्म की जो बाहरी वाला पोर्शन होता है, इसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। एक्टो का मतलब बाहर की तरफ जो प्लाज्मा पाया जाता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा उसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्म कहते हैं। इंडो का मतलब अंदर की तरफ जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्म कहते हैं। और इंडो और एक्टोप्लाज्म किससे बनता है, साइटोप्लाज्म से। मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म।
चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, और इसी अमीबा के अंदर जो सेंटर वाला पोजीशन होता है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के जो सबसे पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसे यूराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूराइड कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि यूराइड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं यूराइड्स? जो स्ट्रक्चर के ठीक पीछे अमीबा का जो पोस्टीरियर, ये तो हो गया इंटीरियर वाला, ये इंटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, लेकिन ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर कहते हैं। और पोस्टीरियर के साथ जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? यूराइड्स कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, कमेंट आप लोग जरूर करिए, क्योंकि कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वीडियो से। चलिए शेप और साइज और कलर की बात कर ले। कलर इनका कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। और ये जेली लाइक होते हैं। जेल आपने देखा है ना, जो जेल होता है उसी की तरह इनकी संरचना होती है। इसमें हाइलिन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइलिन का बना हुआ प्रोटोप्लाज्म, मतलब जो सबसे जो बाहरी वाला कवर होता है ये यहाँ पे हाइलिन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइलिन प्रोटोप्लाज्म। अगर इनके साइज की बात करें तो अमीबा की साइज 0.6 मिलीमीटर होता है, और इनकी साइज जो है डायामीटर की बात करें तो 0.2 से 0.5 के बीच में। डायमीटर का मतलब क्या होता है? ये जो कंप्लीट होता है इसी को हम क्या कहते हैं भाई? डायमीटर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। स्यूडोपोडिया की अगर हम बात करें, यह फॉल्स फीट होता है। क्या कहते हैं? फॉल्स फीट कहते हैं। देखिएगा यह फिंगर लाइक होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक होता है। और फिंगर लाइक होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये फूड के कैप्चर में सपोर्ट करता है, भोजन को पकड़ने में सहयोग करता है, जिसे हम अगर एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लोबोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबोपोडिया कहते हैं। जो कि ध्यान दीजिएगा, जो कि वर्क क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए सपोर्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोबोपोडिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगी, और आगे हम एक ट्रिक भी देने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, भगाइएगा नहीं तो आप ही को नहीं समझ में आएगा। हमारा कुछ नहीं जाता, जो जाएगा किन्हों नुकसान किसका होगा भाई? आपका ही होगा। एक सॉन्ग है ना, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ठीक उसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखिएगा, और कमेंट जरूर करिए। कमेंट जरूर करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अमीबा की अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि अमीबा के कितने पार्ट होते हैं। तो अमीबा के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस होता है। थोड़ा सा देख लीजिए स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या हो? मान लीजिए कोई अमीबा है, इसके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होगा। इसके न्यूक्लियस का आउटर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? साइटोप्लाज्म का होगा। और साइटोप्लाज्म जिससे बंद होगा उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, इनके एक एक बारे में हम लोग फंक्शन भी समझेंगे। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा क्या होता है? नेक्ड होता है। भले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? नेक्ड होती है। और जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है तो इनको क्या कहा गया? ट्राई लैमिनर थे। ट्राई का मतलब 3, और जिसका स्ट्रक्चर, जिसका कवर 3 कलर 3 लेयर से होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई लैमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई लैमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई लैमिनर कहते हैं। लैमिनर का मतलब ये समझिए कि आपने सेल में एक पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या पढ़ा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
जो कि वाटर में मिक्स नहीं होता है। किस में मिक्स नहीं होता है? वाटर में मिक्स नहीं होता है। जो कि किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि सर जी इसमें जो लेयर होगा वो 2 लेयर का होगा। कितने लेयर का? एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये, और इन दोनों लेयर का जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर, जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर है, वो किसका बना होता है? ये वाला किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बाई लिपिड बाई लेयर, ध्यान दीजिएगा। इनका ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला बाई लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का है। लेकिन बीच वाला जो पोर्शन होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। फाइबर लाइक आउट ग्रोथ भी होता है। फाइबर का मतलब इनकी संरचना का जो ग्रोथ होता है वो भी कैसा होता है? फाइबर की तरह बनता है। कैसा? फाइबर की तरह आउट ग्रोथ होता है। क्या होता है? फाइबर की तरह आउट ग्रोथ होता है। आउट का मतलब क्या हो गया? जो बाहर की तरफ बढ़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? आउट ग्रोथ वाला स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। माइक्रोविलाई पाया जाता है। जो आउटग्रोथ होता है वो माइक्रोविलाई जिसे हम कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, विलाई का मतलब जो स्ट्रक्चर से बेस्ड होता है। चलिए सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ये कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है कि ये वही कंटेंट लेगा, रिसीव करेगा या तो एक्सक्रीट करेगा, वो ऐसे ही कंटेंट हों जो कि सिलेक्टेड होंगे। ये नहीं कि भैया आप भी है कोई भी आके एंट्री मार दे अमीबा के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी की एंट्री होगी जो कि अमीबा क्लियर करेगा कि सर जी आप मेरे अंदर आप ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। इससे रेगुलेट भी किया जा सकता है। यह केमिकल एक्सचेंज होता है क्योंकि कई तरीके के एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि अगर अमीबा के अंदर एंट्री कर देंगे तो हो सकती है कि उनकी बॉडी क्या हो जाए भाई? डैमेज हो जाए। तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेते रहिए, इसीलिए मैं वाइट बोर्ड को छोड़ भी दे रहा हूँ। चलिए आगे की तरफ रीजनरेटिव प्रोसेस होता है। रीजनरेटिव प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया, तोड़ दीजिए, एक ऐसी प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, रीजनरेशन, ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। जो अपने शरीर को फिर से बढ़ा ले उसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं। यह प्रक्रिया तब होगी जब इसके साथ में न्यूक्लियस होगा। क्या होगा भाई? न्यूक्लियस होगा, और इसी न्यूक्लियस में क्या होगा? डीएनए होगा। क्या होगा? इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत डीएनए होगा। ध्यान दीजिएगा, डीएनए होगा तो रीजनरेशन होगा, मतलब, और डीएनए या न्यूक्लियस नहीं होगा तो रीजनरेशन की प्रक्रिया इसमें कंप्लीट नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं यह अपने बॉडी को कैसे इन्वेजिनेट करता है। इन्वेजिनेशन का मतलब अपने शरीर को अंदर की तरफ कैसे फोल्ड करता है। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से फोल्ड करेगा? ये वाला स्ट्रक्चर कब आएगा? मतलब इसका जो परिवर्तित रूप है, ये वाला स्ट्रक्चर अंदर की तरफ मूवमेंट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इन्वेजिनेशन कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चल देखते हैं। अगर इन्वेजिनेशन की बात करें, इन्वेजिनेशन में महत्व किसका आएगा? फूड का। तो फूड बेसिकली 2 टाइप से लेता है। किस टाइप से लेता है? 2 टाइप से। एक है जिसे हम क्या कहते हैं? पेनाइकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेनाइकोसाइटोसिस कहते हैं। और दूसरा वाला जो टॉपिक है उसे हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पेनाइकोसाइट होगा तो फ्लूइड होगा, लिक्विड के फॉर्म होगा, लेकिन फैगोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा? फूड को अंदर की तरफ लेगा। जो सॉलिड फूड होगा वो अंदर की तरफ कब? जब फैगोसाइटोसिस होगा। लेकिन जब पेनाइकोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा भाई? फ्लूइड अंदर की तरफ लेगा। वो क्या लेगा? फ्लूइड को अपने अंदर की तरफ लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? पेनाइकोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ करें पीना, ध्यान दीजिएगा, पीना, और क्या पियेंगे भाई?
फ्लूइड को पिएंगे तो यहाँ से खोपड़िया में बैठा लीजिए कि सर जी जब पिनेकोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा, जब लिक्विड के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, पिनेकोसाइटोसिस होगा। और फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें, फैगोसाइटोसिस अगर हम बात करें तो वहाँ पे जिसकी जिक्र होगी फूड की। चलिए आगे की तरफ, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो बीज न्यूक्लियस के जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्या भरा होगा, लिक्विड भरा होगा, और यही लिक्विड में क्या होंगे, मैट्रिक्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, मैट्रिक्स भरे रहते हैं। और इसी मैट्रिक्स के अंतर्गत साइटोसॉल होता है। साइटोसॉल का मतलब एक लिक्विड के फॉर्म जो होता है उसे साइटोसॉल कहते हैं। और इसी साइटोसॉल को एक दूसरे नाम जानते हैं जिसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। और इसी हाइलोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ध्यान दीजिएगा, शरीर से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं भाई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक, जिसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक होता है कैटाबॉलिक, और दूसरा क्या होता है भाई, एनाबॉलिक। क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। ध्यान दीजिएगा, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जब किसी चीज़ का सिंथेसिस हो जाता है, जब दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ें बनाती हैं तो क्या कहेंगे, एनाबॉलिक कहेंगे। लेकिन जब एक ही चीज़ फिर से टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हम लोग फूड लेते हैं और फूड को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होगी, एनाबॉलिक होगी। अगर क्लास का जो स्पीड है वो तेज हो तो उसको भी आप जरूर लिख दीजिएगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर हम कैटाबॉलिक प्रोसेस करें तो कैटाबॉलिक में क्या आएगा, जैसे कि किसी चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, कैटाबॉलिक क्या होगा कि कोई एक सिंगल फूड है और वो टूट रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए। और इसी साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये दो लेयर में होता है। कितने लेयर में, दो लेयर में। इसके पास जो लेयर मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल लेयर कहते हैं। और इसी लेयर के माध्यम से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को क्या कहते हैं भाई, इक्टो का मतलब बाहर वाला, एंडो का मतलब अंदर की संरचना जो होती है। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इक्टोप्लाज्म में क्या होता है, इक्टो का मतलब जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इनके दो संरचनाएं डिवाइड होती हैं। इनर वाला संरचना, अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। लेकिन अब अगर ये कहें कि सर जी ये इक्टोप्लाज्म है, और इक्टोप्लाज्म में ही अगर दो पोर्शन हो जाए, एक पोर्शन ये कौन सा, आउटर है मान लीजिए, और दूसरा वाला क्या होगा, इनर होगा। ठीक है, और इनर वाले में ये जो इनर होगा यहाँ पे क्या होगा, ये फाइब्रस के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये अगर है तो फाइब्रस के रूप में है, फाइबर के रूप में है। लेकिन आउटर वाली बात करें तो आउटर वाली क्या होगा, यह एकदम इसी तरीके से साफ और शुद्ध और क्लियर रहता है, साफ शुद्ध और क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट होगा। सीधी सी बात है, अगर क्लियर दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट भी होगा। लेकिन इनर वाला जो करेक्टर है वो फाइबर के बने हुए ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि जेली लाइक होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसका जो नेचर है कंप्लीटली क्या कहते हैं, प्लाज्मा जेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मा जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा जेल कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। हाइलिन लेयर होता है, हाइलिन लेयर जो मतलब जो मेम्ब्रेन के जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, हाइलिन लेयर कहते हैं। एक लेयर बनती है जो कि फ्रीली लेयर होती है, और यही फ्रीली लेयर क्या बन जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता है। इंडोप्लाज्म की अगर हम जिक्र करें, अभी तक हमने क्या देखा, इक्टोप्लाज्म देखा। क्या देखा, इक्टोप्लाज्म। लेकिन अब हम देखेंगे सर जी क्या, इंडोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें क्या होता है कि लेस फाइब्रस होता है। अगर हम ये देखें तो ये इसमें जो फाइबर की संख्या होती है, ये मान लीजिए एक्टो वाला पोर्शन था
और ये वाला कौन सा है, ये इंडो वाला। और इस इंडो वाले पोर्शन में इनकी जो संरचना होती है लेस फाइबरस होती है, फाइबर की संख्या कम लेकिन लिक्विड की संख्या ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा, फाइबर कम लेकिन लिक्विड ज़्यादा। यह सेंट्रल में पाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोसॉल कहते हैं। ठीक है ना। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मो जेल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। लेकिन मॉस्ट ने क्या कहा था, एंडोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया और इन्होंने क्या किया, 1966 में ये बताया कि सर जी जो आउटर वाला होता है वो प्लाज्मोजेल है। ध्यान दीजिएगा, वो प्लाज्मोजेल है। लेकिन अभी तक इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ये थ्योरी का उल्टा पढ़ा था। आउटर वाला क्या था, प्लाज्मोसॉल था, आउटर वाला प्लाज्मोसॉल था और इनर वाला प्लाज्मोजेल था। लेकिन मॉस्ट ने क्या कहा, 1966 में उन्होंने ये कहा कि आउटर वाला सर जी प्लाज्मोजेल होगा जो कि जेल लेयर बनाएगा, लेकिन इनर वाली संरचना क्या होगी, सॉल की होगी जो कि सॉल लेयर बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। पहले क्या, मॉस्ट के पहले क्या किया गया था, मॉस्ट के पहले क्या किया गया था कि आउटर प्लाज्मा का जो लेयर था उसको प्लाज्मा सॉल कहा और अंदर वालों को क्या कह दिया था, प्लाज्मा जेल कह दिया। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा जेल कह दिया था। लेकिन मॉस्ट ने 1966 में पूछा जा सकता है कि पीजीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किसका, पीजीटी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और इसे आउटर को प्लाज्मा जेल और इनर को प्लाज्मा सॉल कहा। चलिए आगे की तरफ हम लोग मूवमेंट करते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो होता क्या, उसका वर्क क्या होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वो अपने शरीर से जो रिमूवल कर देता है, जो एक्सेस वाटर उसके शरीर के अंदर होती है उसको अपने वह शरीर से बाहर निकाल देता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो ये जब भी मिलेगा अमीबा में ही मिलेगा। लेकिन जैसे कि और दूसरे, जैसे कि मान लीजिए एंट अमीबा हुआ जो पैरासाइट के फॉर्म में होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सर जी कंडेंसेशन मेम्ब्रेन कहाँ मिलता है, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कौन सा, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल के लेयर में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो होता है वैक्यूल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ये मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ये बाहरी वाला पोर्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर न समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप परिवार हैं और परिवार का ये वर्क होता है कि अपनी समस्या को बताएं। चलिए, फूड वैक्यूल, फूड से ही समझ में आ जा रहा है, फूड से ही समझ में आ जा रहा है कि इसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन का काम होगा। और न्यूट्रिशन क्या कहता है कि फूड डाइजेस्टेड, फूड जब पूरी तरीके से इसमें न्यूट्रिशन पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, शरीर के उस अंतिम कोने तक पहुंचाता है जिसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूट्रिशन वहाँ नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, सेल डेड होने लगेगा कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, न्यूट्रिशन कंटिन्यू उस शरीर के अंतिम कोशिका तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसके बाद वाटर वैक्यूल का अगर हम जिक्र करें
तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह तो काम नहीं करता है, लेकिन ये वाटर वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है। पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पाया जाता है कि नहीं, तो कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं हाँ सर जी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के वाटर वैक्यूल भी मिलता है। न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे अब हम लोग। ज़्यादा तेज तो नहीं है, कमेंट जरूर करिएगा। न्यूक्लियस की अगर हम चर्चा करें तो ये भैया न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस क्या करेगा, सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और इसे के आउटर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर किस फॉर्म में मिलता है, आपने दो लेंस को पढ़ा है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह यह पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों की तरह पाया जाता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के साथ साथ में और क्या मिलता है, और क्या क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। वीडियो के साथ लगातार आप बने रहिए ताकि आपको एक नई से नई चीज़ मिलेगी वीडियो में। समझ रहे हैं ना, एक नई चीज़, कोई घिसा पिटा पुरानी चीज़ नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी एकदम नई और ऑथेंटिक चीज़ मिलेंगी। समझ रहे हैं ना, एक बुक का नहीं कई बुक का मैटर आपको मिल रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को बेहतरीन तरीके से बेहतर फ़ायदा मिलता रहे। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस कहेंगे, जो बाहरी स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। समझ रहे हैं, और ये जो घिरा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा। और इसी मेम्ब्रेन के अंतर्गत कई तरीके के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 500 होती है। कितनी होती है, 500 होती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, क्रोमीडिया कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, क्रोमीडिया कहते हैं। क्रोमीडिया पूछा जा सकता है कहाँ मिलता है, तो क्या कहेंगे, अमीबा के न्यूक्लियस वाले सेंटर पे मिलता है। चलिए अटैचमेंट की बात करें, कैसे चलता है भैया अटैचमेंट। हम चलने की प्रक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो अटैचमेंट सबस्ट्रेटम, मतलब ये समझिए कि अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगा भाई, इस सरफेस से क्या होगा, अटैच करके यह मूवमेंट करेगा। और कॉन्टिन्यूस विस्कोसिटी का मतलब यह कन्वर्जन करता है। क्या, सॉल से जेल में जब कन्वर्जन करता है तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस विस्कोसिटी कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब अपने ही शरीर को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता रहे, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। कुछ थ्योरियां दिया गए थे। थ्योरियों का मतलब एडेशन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी अमीबा के द्वारा दिया गया था। और इस अमीबा में ये कॉन्ट्रैक्ट अपने शरीर को क्या करता है, अंदर की तरफ क्या कर लेता है भाई, संकुचित कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और इसे हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये किसके दिए, हेड्जमान के द्वारा दिया गया था। रेटिकुलेट थ्योरी होती है, क्या होती है, रेटिकुलेट थ्योरी दिया गया था, रेटिकुलेट थ्योरी दिया गया था। और सुल्ज ने दिया था, सुल्ज ने भी इसी में सपोर्ट किए थे। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। सरफेस टेंशन थ्योरी कौन दिया था, कुछ थ्योरियाँ दी गई। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सर जी ये बताइए कि ये थ्योरियों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो सरफेस थ्योरी कौन दिया था, बर्थोल्ड ने दिया था। कौन दिया था, बर्थोल्ड ने दिया था। कब, 1866 में। इस पर अभी टिक भी देंगे। रोलिंग थ्योरी कौन दिया था, जेनिंग ने 1904 में दिया था। वाल्किंग मूवमेंट थ्योरी कौन दिया था सर जी, डिलिंगर ने दिया था। कौन दिया था, डिलिंगर ने दिया था। वाल्किंग थ्योरी कौन दिया था, डिलिंगर ने दिया था। और प्रेशर या एक्टोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कौन दिया था, चलिए, या उसी को सॉल जेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे सॉर्डेन ने दिया था, सॉर्डेन ने दिया था।
और इसको सपोर्ट किया था पेंटिन और मास्ट ने किया था। मॉलिक्यूलर थ्योरी कौन दिया था? अनफोल्डिंग थ्योरी होती है। कौन सी? अनफोल्डिंग थ्योरी होती है, जिसे गोल्डैक्री और लॉर्ड्स ने 1950 से लेकर 1952 में दिया था। कब दिया था? 1950 से लेकर 1952 में दिया था। मॉलिक्यूलर थ्योरी। कौन सा थ्योरी दिया था? मॉलिक्यूलर थ्योरी दिया था। सॉल्व जेल थ्योरी कौन दिया था? सॉल्व जेल की जो थ्योरी दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, सॉल्व जेल थ्योरी हाइमन के द्वारा दिया गया था, हाइमन के द्वारा। लेकिन वहाँ पे ये भी आए थे, किसके द्वारा? सॉल्व जेल की थ्योरी हाइमन के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसमें सॉर्डन भी उनके साथ में थे, लेकिन सपोर्ट किया गया था। पेंटिन और मास्ट ने इसके बारे में खोज की और बताया कि यह जो थ्योरी है पेंटिन और मास्ट ने सपोर्ट किया था। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एलन ने दिया था। कौन दिया था? कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एलन ने दिया था। और यह एक कैसी थ्योरी थी? हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी थी, जो कि रेनॉल्डी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर इसको रटना है तो रटने का सबसे अच्छा क्या है कि एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, आप अपने दिमाग में रखिएगा। रोली जॉन के बर्थडे से, ध्यान दीजिएगा, रोली जॉन के बर्थडे से टेंशन, ध्यान दीजिएगा, टेंशन है, क्या है? टेंशन है। दिवाली पर हमने, एक और लाइन है यहाँ पे, टेंशन है। इसके साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेंशन है। दिवाली पर हमने, किस पर? दिवाली पर हमने क्या दिया? दिवाली पर हमने साली जी को गोल्डन फल दिया। दिवाली पर हमने साली जी को क्या दिया? गोल्डन फल दिया। ये ट्रिक है, थोड़ा सा अपने खोपड़िया में बैठा लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। फल दिया तो पूछी कि रेनॉल्डी जॉन कौन हो? तो क्या पूछी? तो पूछी रेनॉल्डी जॉन कौन है? तो एक एक चीज़, अभी जो थ्योरियाँ हैं वो एक एक करके यहाँ से निकल के आएंगी। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बैक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोली जॉन का मतलब रोली जॉन से संबंधित है कि जो रोलिंग थ्योरी दिया गया था वो जेनिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जेनिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जेनिंग के द्वारा। चलिए हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं, एक एक आप लोग देख लीजिए। रोलिंग थ्योरी कौन दिया था? जेनिंग ने दिया था। बर्थडे से टेंशन हो गया। बर्थडे से टेंशन का मतलब आप समझिए कि जो सरफेस टेंशन थ्योरी है बर्थोल्ड के द्वारा दिया गया था। सरफेस टेंशन वाली थ्योरी किसके? बर्थडे से टेंशन हो गया, जो सरफेस थ्योरी बर्थोल्ड ने दिया था। और इसके आगे अगर हम बात करें तो वाल्किंग मूवमेंट थ्योरी का मतलब आप समझिए, वाल्किंग मूवमेंट थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, आप लिखते हैं ना सर जी दिवाली, तो दी से क्या हो गया? डिलिंगर हो गए। वाली का मतलब वाल्किंग जो थ्योरी, वाल्किंग जो मूवमेंट वाली थ्योरी दी गई वो डिलिंगर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, फोल्डिंग और अनफोल्ड। सॉल्व जेल थ्योरी तो समझ में आ गया कि कौन दिया था? सॉल्व जेल थ्योरी कौन दिया था? सॉल्व जेल थ्योरी किसने दिया था? हाइमन ने दिया था। हमने साली को, जैसे कि हमने साली जी को गोल्डन फल दिया, तो पूछी कि रेनॉल्डी जॉन कौन है? समझ में आया? रेनॉल्डी जॉन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलिस्टिक जो कंट्रैक्शन थ्योरी थी, जो हाइड्रोस्टैटिक, कहाँ गया?
जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी थी वो किसके द्वारा दिया गया था, वो किसके कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दिया गया था, वो दिया गया था कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, कि कॉन्ट्रैक्शन जो थ्योरी दिया गया था, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दिया गया था किसके द्वारा गया था, वाल्की मूवमेंट थ्योरी दिया गया था डेलिंगर के द्वारा। लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी में अनफोल्डिंग थ्योरी गोल्डैक्री और लॉर्स के द्वारा दिया गया था, गोल्डैक्री और लॉर्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, गोल्डैक्री और लॉर्स के द्वारा दिया गया था। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 1950 और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एलन, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी रेनॉल्डी ने दिया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी थोड़ा सा, और आप समझिएगा कि इसके आगे का जो पॉइंट है, उसको देख लीजिएगा। हमने साली जी को पढ़ाकर मस्त कर दिया। सॉल जेल थ्योरी हाइमन के द्वारा दिया गया, लेकिन मस्त कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, मस्त कर दिया गया तो इसे क्या कह दिया भाई, पैंटिन और मार्श ने ये कहा कि इन्होंने इनकी थ्योरी को, हाइमन ने जो थ्योरी दिया था उनके थ्योरी को इन्होंने क्या किया भाई, सपोर्ट कर दिया था। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इंजेक्शन ऑफ फूड की बात करें, इंजेक्शन ऑफ फूड की बात करें, जब हम भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं, क्या लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। जब भोजन अंदर की तरफ लेते हैं तो क्या करते हैं, इंपोर्ट होता है और ये इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, इन्वेजिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या करता है, ये प्रे को लेता है। प्रे आप समझ रहे हैं ना, प्रे की अगर हम बात करें कि जैसे कि आप ये समझिए कि अगर इनकी ये बॉडी है और इनकी ये बॉडी होने के साथ में क्या करे, यहाँ पे प्रे बैठा है और धीरे धीरे क्या करेगा, अपने शरीर को अंदर की तरफ ले लेगा। सर्कमफ्लुएंस में क्या होता है, इसमें जो ये प्रे होता है, अगर यहाँ पे कोई प्रे बैठा है तो एक्टिव नहीं होता है, ये क्या करेगा, जो सीडोपोडिया धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाएगा और अंदर की तरफ ले लेगा। सर्कमफ्लुएंस में भी ऐसे ही होता है, ये क्या करता है, एक्टिव होने के साथ साथ अपने शरीर के अंदर ही ले लेता है। इंपोर्ट, इन्वेजिनेशन, सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवैलेशन, ये 4 तरीके के हैं। अगर इनका याद करने का ट्रिक आप याद करिए, IIC स्क्वायर, क्या करेंगे, IIC स्क्वायर, इंपोर्ट, इन्वेजिनेशन, सर्कमफ्लुएंस और दूसरा क्या है, सर्कमवैलेशन होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। डाइजेशन इसमें 2 तरीके के, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या होगा, अमीबा में होता है, एक्स्ट्रासेलुलर हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। यह क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब लेयर को तोड़ता है, जहाँ पे एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम एंजाइम पाई जाती है, जो कि फूड के साथ मर्ज कर जाती है। चलिए आगे की तरफ। डाइजेशन इसमें कैसा होता है, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक होगा, उसके बाद ये कैसा होता है, और इसके बाद कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। क्यों, थोड़ा सा समझिए। एसिडिक का मतलब HCl, अगर HCl अगर इसमें है तो ये क्या होगा, एक तरीके का केमिकल चेंज होगा, जिससे क्या करता है, प्रे को लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन जब HCl का सिक्रीशन होने के बाद अगर किसी सेल में आप ये समझिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, लेकिन जब HCl सिक्रीशन के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे यह लूज हो जाएगा, और लूज होने के बाद उनका जो फूड लेगा वह वैक्यूल में लेके अंदर की तरफ अपने लेके चला जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। समझ में आया, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ। जैसे ही यह डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट के बाद क्या करेगा, अपने शरीर में पूरी तरीके से मूवमेंट कराएगा, सर्कुलेट कराएगा।
चलिए, इजेशन का इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं पाया जाता है जिससे ये अपने शरीर के जो इनके इंटरनल जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से जब ये बाहर निकालता है तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता। यह किसके माध्यम से, ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के माध्यम से यह अपने शरीर से बाहर की तरफ करता है। इनमें अगर कॉन्ट्रैक्टाइल की बात कर रहे हैं तो इनकी संख्या 1 से 2 होती है, हम इसको अब बता चुके हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें